ऑलराइट, सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी यहाँ तक जेस्टेशन एंड प्रेगनेंसी तक बात की थी। अब ये इस चैप्टर के थोड़े से टॉपिक रह गए, तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करना है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर। एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर का मतलब यही होगा कि जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपमेंट जिसकी हो रही है मदर की बॉडी के अंदर, उसके अंदर डेवलपमेंट के दौरान कोई चेंजेस आते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट हमने पढ़ा था कि एक बहुत ही रेगुलेटेड प्रोसेस है। उस रेगुलेशन के अंदर अगर कहीं पर मसला आता है, वो मसला जो है वो मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है। वो जेनेटिक भी हो सकता है, यानी डीएनए के अंदर कोई खराबी पैदा हो जाए, क्रोमोसोम के लेवल के ऊपर कोई खराबी हो या जीन के लेवल के ऊपर कोई खराबी हो, उसकी वजह से भी। क्योंकि जाहिर है जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कोई भी प्रोडक्ट बनाने की, कोई भी प्रोटीन बनाने की, वो डीएनए में होती है। तो डीएनए अगर खराब हो जाए तो कोई ना कोई पार्ट बॉडी का या कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई फंक्शन जो है या स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा। और वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकती है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस हम उन्हें कहते हैं जो कि डीएनए के अंदर कोई चेंज लेकर आ सकते हैं, जिसमें आपके रेडिएशंस आ जाती हैं, जिसमें स्मोकिंग आ जाती है, अल्कोहल आ जाता है, एंड देयर आर सब मेडिकेशंस जो कि बेबी के लिए हार्मफुल होती हैं। तो कोई एक वजह भी हो सकती है और मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं कि जिनकी वजह से एम्ब्रियो के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर आ रहा हो, कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ रहा हो। नाउ देयर आर डिविजन्स। एक है मैटरनल ड्राइव एबनॉर्मेलिटीज, यानी जो मदर की तरफ से बेबी के अंदर इश्यू आता है। तो उसमें हमारे पास मैटरनल अनकंट्रोल्ड डिजीजेस हैं। एक तो डायबिटीज वो होता है जो कि जनरल पॉपुलेशन में होता है, एक प्रेगनेंसी का अपना डायबिटीज होता है। तो या तो पहले का डायबिटीज था जो अनकंट्रोल्ड है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज है जो अनकंट्रोल्ड है। तो एक्सेसिव ग्लूकोज जो है बॉडी के अंदर अगर होता है मैटरनल बॉडी के अंदर, तो वो बेबी की बॉडी के अंदर भी प्रॉब्लम कॉज करता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है, दे हैव वेरी लार्ज बेबीज। तो जब उनके बेबीज लार्ज होते हैं तो फिर उसमें सिजेरियन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल डायबिटीज है और अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर भी अगेन कोई ऐसा भी हो सकता है कि मदर को पहले से ब्लड प्रेशर हो, और दूसरा ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान का ब्लड प्रेशर हो। तो अगेन दोनों में से कोई भी ब्लड प्रेशर है, बट इट नीड्स टू बी कंट्रोल, बिकॉज हायर ब्लड प्रेशर जो है वो बॉडी को डैमेज करता है। ब्लड प्रेशर की स्पेसिफिकली जो है वो वेराइटीज होती हैं, हम ना डिवाइड करते हैं इन्हें। तो दो टर्म्स होती हैं, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर होते हैं। ये कुछ लोगों में होता है, कुछ खवातीन के अंदर होता है, और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। क्योंकि प्री एक्लेम्सिया के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और ऑर्गन डैमेज थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका होता है। किडनीज डैमेज हो सकती हैं, लंग्स डैमेज हो सकते हैं, ब्रेन डैमेज हो सकता है। एंड देन इसकी एग्रेसिव फॉर्म जो होती है, इसके बाद वाली फॉर्म जो होती है वो एक्लेम्सिया होता है, जिसके अंदर ब्रेन डैमेज होता है, जिसकी वजह से सीजर्स होना शुरू हो जाते हैं, झटके पड़ना शुरू हो जाता है। तो जो भी मैटरनल कंडीशंस हैं, मदर को जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मदर के जो भी कोमॉर्ब्स हैं, चाहे शुगर है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे किसी भी तरह की बीमारी है, इट नीड्स टू बी कंट्रोल, बिकॉज इट विल नॉट ओनली उसका इम्पैक्ट जो है वो मदर के ऊपर होता है, बल्कि फीटस के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है। देन देयर इज समथिंग नोन एज रुबेला। रुबेला जो है एक वायरल इन्फेक्शन है, ये ट्रांसमिट हो सकता है फीटस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं। उनको हम ना एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम टॉर्चेस कहते हैं। तो टॉर्चेस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं और प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी के अंदर जा सकते हैं, एंड उनके अंदर मल्टीपल डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज जो है वो कॉज कर सकते हैं। तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। देन देयर इज सिफिलिस। सिफिलिस जो है वो क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा। हेपेटाइटिस बी। देन देयर इज रुबेला। रुबेला इज वन ऑफ देम। साइटोमेगालोवायरस होता है एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है। तो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं, एंड वंस दे क्रॉस द प्लेसेंटा, तो बेबी के अंदर जो है ये डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज कॉज करेंगे, बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करेंगे। तो ये फीटस में ट्रांसमिट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और बर्थ डिफेक्ट कॉज करता है, जिसको मिलाकर हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम के अंदर ना डिफरेंट ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। आइज डैमेज होती हैं, तो आइज के अंदर कैटरैक्ट हो जाता है, या जैसे मोतिया कहते हैं हम। तो विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, हियरिंग लॉस होता है, जो इनर ईयर है वो डैमेज होता है, डेवलपमेंटल डिले है। डेवलपमेंटल डिले का मतलब ये होता है कि जो भी इन्फेंट्स होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं, उनका ना एक पूरा चार्ट होता है नॉर्मल डेवलपमेंट का, कि इस एज के अंदर बच्चे ये काम करना शुरू कर देते हैं, बैठना कब शुरू करते हैं, मुस्कुराना कब शुरू करते हैं, चलना कब शुरू करते हैं। अगर इनके अंदर डिले आ रहा है किसी बच्चे में, तो वो मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से, या फिर बर्थ के दौरान, या इंट्रा यूट्राइन अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर कोई डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से डेवलपमेंटल डिले आ सकते हैं।
देन देयर आर हार्ट डिफेक्ट्स, इट कैन आल्सो डैमेज द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, तो हार्ट के अंदर कोई ASD VSD हो सकता है। एंड देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जो कि अगेन ब्रेन के डैमेज की वजह से होती हैं। तो ये हमारे पास कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर होता है। नाउ दिस इज द पिक्चर, ये है कैटरैक्ट के अंदर विजुअल इंपेयरमेंट हो जाएगी, मोतिया हो जाएगा बिकॉज आईज के अंदर जो है वो एबनॉर्मेलिटी होगी। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड माइक्रोसेफेली के अंदर जो हेड है उसकी डेवलपमेंट जो है वो मुतासिर होती है, जिसमें हेड का साइज छोटा रह जाता है। अब जाहिर है हेड के अंदर जिस चीज ने डेवलप होना है उसको थोड़ी सी जगह चाहिए एक्सपेंड होने के लिए, तो ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो मुतासिर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। देयर आर सम पीपल जिनका हेड साइज स्मॉल होता है रिलेटिव टू द बॉडी, बट उनका ब्रेन नॉर्मल डेवलप हो जाता है, बट इट कैन इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ द ब्रेन। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड द पीडीए कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को, यानी डक्टस आर्टेरियोसस जो है ये एक नाली होती है जो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड के दरमियान कनेक्शन बनाती है। मैं दिखाता हूँ। नाउ इफ यू कैन सी दिस डायग्राम, तो ये जो कनेक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है जो कि एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान में है, दिस इज नोन एज द डक्टस आर्टेरियोसस। अब इसका काम क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास जो सर्कुलेशन होती है वो इस तरह से होती है कि पूरी बॉडी से जो हार्ट है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो आता है हार्ट के अंदर, इस पे बना हुआ। सो दिस इज द हार्ट। पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो दो पाइप के जरिए राइट हार्ट में आता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। ये ऊपर वाला पाइप कहलाता है सुपीरियर वीना केवा और ये नीचे वाला पाइप कहलाता है इंफीरियर वीना केवा, ठीक है। तो राइट हार्ट में आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा होता है, पल्मोनरी ट्रंक, जो कि आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड होता है, एंड देन इट गोज टू द लंग्स, ठीक है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होती है एंड देन लंग्स से ब्लड जो है वो वापस आता है हार्ट में, लेफ्ट साइड में आता है। 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं जिनके जरिए लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा और एओर्टा से बॉडी में, और वही सारा ब्लड बॉडी से होकर घूम के वापस सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा के जरिए दोबारा राइट एट्रियम में आता है। अच्छा, अब फीटस के अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसके अंदर लंग्स जो है वो ऑक्सीजनेशन नहीं करते, ठीक है। तो जो भी ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से जब वो पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा तो उसको लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेशन हासिल नहीं करनी, तो लंग्स में सारा का सारा ब्लड जाने की जरूरत नहीं है, बस उतना ब्लड जो कि लंग के टिश्यूज के लिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी है बस वो जाएगा, बाकी सारा का सारा ब्लड जो है वो शंट हो जाएगा, वो मूव कर जाएगा किसके दरमियान, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के दरमियान में एक कनेक्शन होता है, तो ब्लड बजाय यहाँ से लंग्स के अंदर जाने के वो शंट हो जाता है और वो चला जाता है एओर्टा में और एओर्टा से बॉडी के अंदर चला जाता है। क्योंकि बेबी के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेशन का काम, बेबी के अंदर जो ऑक्सीजनेशन का काम है वो कौन कर रहा होता है, वो कर रहा होता है आपका प्लेसेंटा। तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये 2 अम्बिलिकल आर्टरीज है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी प्लेसेंटा के पास, प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेट होगा और ऑक्सीजनेट होकर ये अम्बिलिकल वेन के जरिए जाएगा, कुछ लिवर के अंदर जाएगा, बाकी सारा का सारा इंफीरियर वीना केवा के थ्रू जाएगा राइट हार्ट के अंदर, और कुछ ब्लड सुपीरियर वीना केवा के थ्रू आएगा राइट एट्रियम के अंदर। तो दोनों ब्लड जो है वो राइट एट्रियम के अंदर आ गया ऊपर से नीचे से, देन ये राइट वेंट्रिकल के अंदर गया, देन राइट वेंट्रिकल से ये जा रहा है पल्मोनरी ट्रंक जो आगे जाके डिवाइड होगा लंग्स के पल्मोनरी आर्टरीज में, जो राइट और लेफ्ट लंग को डिवाइड करेंगी। ये यहाँ पे जा रहा है एक ब्रांच और एक ब्रांच यहाँ पे जा रही है, बट ब्लड को लंग्स में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑक्सीजनेशन यहाँ से नहीं हो रही, तो उसके लिए ये कनेक्शन है। तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक से चला जाता है एओर्टा के अंदर, क्योंकि लंग्स अभी अपना वो काम नहीं कर रहे जो इन्हें करना चाहिए, जो ये बर्थ की बात करेंगे। तो दिस इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसस। अब ये डक्टस आर्टेरियोसस जो है ये बंद हो जाता है आमतौर पे जब बर्थ होती है, तो जब बेबी की बर्थ होती है तो लंग्स खुलते हैं, जब लंग्स खुलते हैं तो यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस थी वो कम हो जाती है, जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो ब्लड फ्लो जो है वो इस तरफ जाना शुरू हो जाता है, लंग्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाना शुरू हो जाता है, तो फिर इसका फंक्शन खत्म हो जाता है, तो ये डक्टस आर्टेरियोसस नॉर्मली बंद हो जाता है। बट कुछ लोगों के अंदर ये डक्टस आर्टेरियोसस खुला रह जाता है। अब जब ये डक्टस आर्टेरियोसस खुला रह जाएगा तो होगा ये कि ब्लड की मिक्सिंग शुरू हो जाएगी, जो मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए वो मिक्सिंग होगी, तो इसीलिए इस डक्टस आर्टेरियोसस को जो है ये फिर बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस जो है यानी खुला रह जाना इस डक्टस आर्टेरियोसस का, ये एक और कंडीशन है जो कि कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर होती है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। जब मैं न्यूरोलेशन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि न्यूरल ट्यूब जो है जब बनती है एक्टोडर्म से, जब न्यूरल प्लेट बनती है, फिर प्लेट फोल्ड होती है, ये प्लेट बनती है, देन ये प्लेट के साइड जो है ये उठते हैं और ये फोल्ड होती है एंड देन इट बिकम्स अ ट्यूब।
तो ये न्यूरल ट्यूब इस तरह से है, अगर पूरे एम्ब्रियो के अंदर देखें तो इसका एक अगला एंड है और इसका एक पिछला एंड है। ये दोनों एंड्स जो है ये बंद होने चाहिए। अगले एंड के ऊपर ब्रेन बन रहा है, पिछले एंड के ऊपर जो है यानी पोस्टीरियर एंड के ऊपर या कॉर्डल एंड के ऊपर नीचे की तरफ तो वो स्पाइनल कॉर्ड बन रही है। तो अगर ये बंद ना हो तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्या प्रॉब्लम्स है, उन्हें हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के अंदर एक चीज होती है स्पाइना बिफिडा। अगर ये पोस्टीरियर एंड जो है ये क्लोज ना हो तो स्पाइना बिफिडा हो जाता है, मैं दिखाता हूँ अभी। और दूसरा अपर एंड अगर क्लोज नहीं होता तो एनेंसेफेली हो जाती है, यानी ब्रेन फॉर्मेशन नहीं होती। जब ब्रेन फॉर्मेशन नहीं होती तो जाहिर है सर्वाइवल नहीं होगा बेबी का। अच्छा सो दिस इज कॉल्ड स्पाइना बिफिडा, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे कुछ हमारे पास डिफेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफेक्ट है लेकिन स्किन इंटैक्ट है, तो इस वैरायटी को हम कहते हैं ऑकल्टा, ठीक है। स्किन इंटैक्ट होती है तो ये ऑकल्टा कहलाता है। देन एक डिफेक्ट होता है कि जिससे आपकी स्पाइन जो कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, सीएसएफ वाली कैविटी, वो बाहर आ रही होती है, दिस इज नोन एज मेनिंगोसील। और एक डिफेक्ट ऐसा होता है कि जिसके अंदर साथ में स्पाइनल कॉर्ड का कुछ हिस्सा भी बाहर होता है, तो वो माइलोमेनिंगोसील कहलाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स जो कि इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक डिफेक्ट के अंदर खाली जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ सीएसएफ की कैविटी आती है और दूसरी के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो हिस्सा भी आ रहा होता है। दूसरी चीज है एनेंसेफेली। एनेंसेफेली के अंदर जो है वो ब्रेन फॉर्मेशन नहीं होती बिकॉज न्यूरल ट्यूब का जो अपर एंड है वो क्लोज नहीं होता, तो दिस इज इनकम्पैटिबल विद लाइफ, वे भी जो है वो सर्वाइव नहीं करते। थायराइड ग्लैंड डिसफंक्शन हो सकता है मैटरनल मदर को अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म डेंजरस होता है इसलिए बिकॉज थायराइड के हार्मोन्स मदर की बॉडी में कम है, तो इसके लिए जो है ना वो मदर को ट्रीटमेंट के तौर पे थायरॉक्सिन दी जाती है। थायरॉक्सिन असल में थायराइड का हार्मोन होता है जो कि कमर्शियली अवेलेबल होता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो मेडिकेशंस नहीं लेते, प्रॉपर्ली टाइम पे नहीं लेते, तो ऐसा हो सकता है कि मदर जो है वो मेडिकेशन ना ले रही है तो उसकी बॉडी में थायराइड की कमी होगी। जब थायराइड हार्मोन्स कम होंगे तो जो डेवलपिंग फीटस है, थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरी की पूरी बॉडी की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के अंदर। तो बेबी के अंदर जो है वो डेवलपमेंटल डिलेज भी हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है अगर मदर जो है वो थायराइड हाइपोथायरॉइड है, अगर उसका ग्लैंड जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा और वो एक्सोजेनस यानी बाहर से मेडिकेशन नहीं ले रही। कुछ कंडीशन में लिम्ब डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, डिजिट्स जो है वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। कुछ लोगों की उंगलियां, हाथों की पैरों की उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं, कुछ लोगों की उंगलियां मिसिंग होती हैं, कुछ लोगों की एक्स्ट्रा होती हैं। तो अगेन ये लिम्ब एबनॉर्मेलिटीज जो है ये भी किसी ना किसी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती हैं एंड कुछ मेडिकेशंस और एनवायरमेंटल रोल्स जो है, एनवायरमेंटल फैक्टर जो है उनका रोल भी हो सकता है। अब इस सबसे बचने का तरीका ये है कि प्री नेटल केयर, जब आप प्रेग्नेंट हो जाए तो आप जो है वो रेगुलर विजिट्स करें जिसके अंदर स्कैन्स होते हैं, जिसके अंदर एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंदर डाइट का ख्याल रखा जाता है। तो प्री नेटल केयर रेगुलर चेकअप जो है ये किसी भी मैटरनल कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं और उसके जो इफेक्ट बच्चे के ऊपर होने वाले थे उसको अवॉइड किया जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। नाउ जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अबॉर्शन जो है इट इज आल्सो नोन एज मिसकैरेज। इसका मतलब ये होता है कि लॉस हो जाए, प्रेगनेंसी लॉस हो जाए, बेबी लॉस हो जाए, फीटस लॉस हो जाए बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, जेस्टेशन हमने कहा था फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है एक एक वीक काउंट होता है, तो 20 हफ्ते होने से पहले पहले अगर ये लॉस हो जाता है तो हम उसे मिसकैरेज या फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं। इनकी भी मल्टीपल वैरायटीज होती है मिसकैरेज की। कुछ में ऐसा होता है कि मदर को पता ही नहीं लगता और मिसकैरेज हो जाता है, वो मिस्ड मिसकैरेज हो जाता है। कुछ में ऐसा होता है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो थ्रेटेंड होता है, हो भी सकता है अभी। कुछ में ऐसा होता है कि जो सर्विक्स है जिससे बेबी ने आना है तो वो डायलेट होना शुरू हो जाता है, तो वो फिर इनएविटेबल होता है। उसका मतलब ये होता है कि अब तो होके रहेगा। ठीक है, तो 20% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी जो है उनके अंदर मिसकैरेज होता है और ये यूजुअली जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होता है। अब अगेन मिसकैरेज का रीजन कोई मेजर रीजन भी हो सकता है, यानी अपर लेवल के ऊपर भी रीजन हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर दूसरा रीजन जो है वो जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं। और जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज के अंदर क्रोमोसोम के नंबर के अंदर कोई ऑल्टरेशन हो सकती है जिसके अंदर आपकी मोनोसोमीज या ट्राइसोमीज हो सकती हैं, क्रोमोसोम की पूरा का पूरा क्रोमोसोम का नंबर कम होना। दूसरा जीन म्यूटेशंस हो सकती हैं या फिर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं।
एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर ये होता है कि कोई भी जीन जो है उसकी एक्सप्रेशन के ऊपर फर्क पड़ता है, यानी जीन डीएनए के सीक्वेंस के अंदर एक तो म्यूटेशन होती है जिसके अंदर डीएनए के सीक्वेंस के अंदर जो है वो चेंज आ जाता है कोई, बट अगर डीएनए के सीक्वेंस में चेंज ना आए, जीन बिल्कुल सही रहे, लेकिन कोई और चीज उसकी एक्सप्रेशन के ऊपर जो है ना वो कंट्रोल करना शुरू कर दे, यानी वो अपनी प्रोटीन बनाएगी या नहीं बनाएगी, हो सकता है उसे नॉर्मल प्रोटीन बनानी है और उसको इनहिबिट कर दे, तो ये कहलाता है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। इसके अंदर डीएनए के सीक्वेंस में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन जीन की एक्सप्रेशन ऑल्टर हो गई, चेंज हो गई। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे क्रोमोसोम के नंबर में, चाहे जीन म्यूटेशन में, चाहे एपिजेनेटिक, तो बहुत सारे एम्ब्रियो के जो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें सेल प्रोलिफरेशन है, सेल्स का बनना है नए सेल्स का, सेल डिफरेंशिएशन है, यानी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स का बनना है। एक तो रेगुलर डिवीजन है सेल की जिससे नंबर बढ़ता है, दूसरा यह है कि डिफरेंशिएशन जिसके अंदर सेल की डिफरेंट टाइप्स फॉर्म होती हैं, हाथों के सेल अलग होते हैं, जो हार्ट के सेल्स हैं वो अलग होते हैं, ब्रेन के सेल्स हैं वो अलग होते हैं, तो वो सेल डिफरेंशिएशन मुतासिर हो सकती है। और एपोप्टोसिस हो सकता है ऐसे सेल्स का जिनको एक्चुअली एग्जिस्ट करना था, उनके अंदर प्रोग्राम सेल डेथ भी हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन एंड एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। एज अ रिजल्ट क्या हो सकता है कि अर्ली स्टेजेस के अंदर अगर ये होता है तो एम्ब्रियो में फेल टू इम्प्लांट, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो ओविडक्ट के अंदर होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, एंड देन जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, यानी जो बना है जाइगोट देन मोरोला देन ब्लास्टोला, वो जाके इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर। अगर वो इम्प्लांट ही ना हो, ठीक है, किसी वजह से जैसे आपको पता है ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं जो कि आउटर लेयर होती है, उसने आगे जाकर जो है ना वो इम्प्लांटेशन के अंदर रोल प्ले करना होता है, तो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर म्यूटेशन है, वो इम्प्लांट ही नहीं हुआ तो वो फिर जाया हो जाएगा। तो फेलियर टू इम्प्लांट हो सकता है, या फिर इम्प्लांट होने के बाद जो है वो एब्नॉर्मल टिश्यूज या ऑर्गन फॉर्मेशन हो सकती है। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज में क्या होती है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है, मतलब जितने भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं उसमें 60% केसेस के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर के अंदर इशू होता है। इट कैन बी ट्राइसोमी, इट कैन बी मोनोसोमी, तो ये इशू जो हो गया ये क्वांटिटेटिव इशू हो गया, क्रोमोसोम का नंबर कम ज्यादा हो रहा है, एंड देन क्रोमोसोम की क्वालिटी के अंदर इशू हो सकता है जो कि लोअर लेवल के ऊपर होता है, जिसमें डिलीशन आ जाती है, ट्रांसलोकेशन हो जाती है। डिलीशंस के अंदर अगेन क्वांटिटेटिव इशू है, कोई जीन जो है वो लॉस हो गई है, कोई पार्ट क्रोमोसोम का लॉस हो गया है, तो जाहिर है उससे बनने वाली प्रोटीन नहीं बनेगी। और ट्रांसलोकेशंस के अंदर क्वालिटेटिव इशू आ रहा है, यानी क्रोमोसोम का नंबर अपनी जगह बराबर है, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो बराबर है, लेकिन उस डीएनए की जो पोजीशन है वो आगे पीछे हो गई है। तो ट्रांसलोकेशन से इशू क्या होता है, ये अगर हमारे पास दो क्रोमोसोम है जो कि अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों बराबर क्रोमोसोम नहीं है, ये क्रोमोसोम मान लें क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, इनके दरमियान डीएनए का कोई पार्ट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। अगर मान लें ये वाला डीएनए का पार्ट उठ के यहाँ आ जाए, तो हो सकता है इस डीएनए के पार्ट को अपना काम करने के लिए ये वाला पार्ट भी चाहिए था, जैसे हमने डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा था कि एम्ब्रियो का कोई एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, बिल्कुल उसी तरह हो सकता है इस जीन की एक्सप्रेशन के लिए ये वाला डीएनए जरूर चाहिए था इसके बराबर में, लेकिन अब ये उठ के अगर यहाँ आ गया तो यहाँ ये वाला डीएनए नहीं आया, तो हो सकता है ये जीन यहाँ पर आने के बाद अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, तो ये मसला ट्रांसलोकेशन के अंदर होता है। अब ये जो एबनॉर्मेलिटीज आई हैं ये हो सकता है पेरेंट्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद हो, और ये भी हो सकता है कि ये जब मियोसिस हो रहा था तो ये सारी की सारी उस वक्त, या फिर जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान, या जाइगोट के बनने के बाद जो है वो उसके अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन आई हो। दूसरी चीज है जीन म्यूटेशन, स्पेसिफिक जीन्स जो है उनके अंदर भी अगर म्यूटेशन आ जाए तो वो अबॉर्शन करवा सकती हैं, यानी वो जीन्स जो कि सेल प्रोलिफरेशन को, सेल के बनने को, सेल डिफरेंशिएशन को कंट्रोल कर रही हैं, अगर उनके अंदर मसला आ जाए तो हो सकता है दे कैन कॉज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। दीज आर एन एग्जांपल जीन म्यूटेशन की, BRCA1 एंड BRCA2, ये हमारे पास जीन्स होती हैं, इनके अंदर जो म्यूटेशन होती है उससे रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, तो जिन लोगों के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर होता है उनके अंदर ये जो है ना वो चेक की जाती है म्यूटेशन, और उनकी फैमिली मेंबर्स के अंदर भी ये म्यूटेशन चेक की जाती हैं, बिकॉज जिनके अंदर इस जीन में म्यूटेशन होती है उनके अंदर रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर एंड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाता है, एंड इट कैन आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ मिसकैरेज। तो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक जीन के म्यूटेट होने से मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़ जाता है। तीसरा जो रीजन हो सकता है वो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस है। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस में डीएनए के सीक्वेंस में डीएनए की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि जीन एक्सप्रेशंस के अंदर मसला होता है, यानी एक जीन जो नॉर्मली अपना काम करने वाली थी हो सकता है अब वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके, तो ये किसी और डीएनए के अंदर म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है,
और ये किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, कोई ऐसा केमिकल हो सकता है, कोई ऐसी मेडिकेशन हो सकती है जो कि किसी एक जीन को अपना काम करने से रोक दे। देन लेट्स टॉक अबाउट फीटल सर्जरी। एक तो सर्जरी वो होती है जो कि हम उन लोगों के ऊपर करते हैं जो कि पैदा हो चुके हैं। एक सर्जरी होती है जो कि फीटस के ऊपर होती है जो कि स्टिल इनसाइड द मदर है। देयर आर, मैंने अभी तक खैर ये फीटल सर्जरी नहीं देखी, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस के जिनके अंदर जो है वो अर्ली सर्जरी बेनिफिशियल होती है, और अगर वो ना की जाए तो उससे ऐसा हो सकता है कि बेबी जो है वो सरवाइव ना करे या लेटर ऑन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो। तो फीटल सर्जरी जो है एक मेडिकल प्रोसीजर है जो कि फीटस के ऊपर परफॉर्म किया जाता है जो कि स्टिल यूट्रस के अंदर है, ताकि स्ट्रक्चरल या डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज जो है उन्हें करेक्ट किया जा सके। अगेन चूंकि ये जो भी सर्जरी होगी ये बहुत ही हाई रिस्क सर्जरी होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हम यूजुअली अवॉइड करते हैं कोई भी प्रोसीजर, क्योंकि जो भी दवाइयां दी जाती हैं एनेस्थीसिया रिलेटेड जो भी दवाइयां दी जाती हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं बेबी के ऊपर। तो अगर इस सर्जरी की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर है कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो कि फिटस के लिए बहुत ही डेबिलिएटिंग होगी, और जिसकी वजह से जो है वो आने वाली जिंदगी के अंदर उससे बड़ा इशू हो सकता है। तो इसलिए अर्ली करेक्शन जो है वो इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकती है। तो इट विल बी हाई रिस्क सर्जरी। इसके अंदर मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि किसी भी टाइम हो सकता है यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दे। ऑल्दो ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो कि यूट्रस को भी रिलैक्स करके रखती हैं, मदर को भी कम्प्लीटली एनेस्थेटाइज किया जाता है, बट अगेन देयर इज अ रिस्क उसके फीटल लॉस के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा है। लेकिन जाहिर है कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखा जाता है। अगर प्रोसीजर किया जा रहा है तो उसके बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द रिस्क, तो उसी केस के अंदर किया जाता है। वन एग्जांपल ऑफ द फीटल सर्जरी दिस इज नोन एज स्पाइना बिफिडा, जो मैंने अभी दिखाई थी। अब उसके अंदर देखें, अगर तो खाली सीएसएफ, जैसे जैसे हम टाइप्स के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं तो एक स्पाइना बिफिडा वो था कि जिसके अंदर स्किन ऊपर से सलामत है, ठीक है, और अंदर कोई ना कोई, जैसे इसके अंदर स्किन सलामत है और अंदर जो है वो एक कलेक्शन हुआ है सीएसएफ का। इसके अंदर तो खैर वो भी आई हुई है, मेनिंजीज भी आई हुई है, मेनिंजीज वो लेयर्स होती हैं जो कि आपकी उसको कवर करती हैं, जिसमें ड्यूरा मैटर है, एरेक्नॉइड मैटर है और पाया मैटर है। तो खाली मेनिंजीज आना तो वो मेनिंगोसील कहलाता है, और मेनिंजीज का मतलब साथ में सीएसएफ भी आएगा। और स्पाइनल कॉर्ड का आना, स्पाइनल कॉर्ड के लिए माइलो कवर्ड यूज किया जाता है, तो वो माइलो मेनिंगोसील है। तो इसमें जो नजर आ रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड भी आई हुई है और माइलो और मेनिंजीज भी आई हुई है, तो दिस इज नोन एज माइलो मेनिंगोसील। तो ये डेंजरस है, बिकॉज यहाँ से अगर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बाहर आ रही है, नर्व्स बाहर आ रही है, कॉर्ड टेढ़ी हो रही है, तो उसकी वजह से लिम्स जो है वो हो सकता है अपना काम प्रॉपर्ली ना कर सके, बिकॉज यहाँ की जो नर्व्स हैं वो सारे के सारे लिम्ब की मोटर पावर भी कंट्रोल करती हैं, सारे मसल्स को, और वो स्किन की सेंसेशन को भी कंट्रोल करती हैं। तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन जिसको जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। सो दिस इज समथिंग। ये कुछ स्कोप्स के जरिए जो है देखें, इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो ये बहुत ही माइनर कट लगा के किसी स्कोप के जरिए, जैसे अगर आपने सुना हो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एक हमारे पास सर्जरी होती है जिसे हम कहते हैं कोलिसिस्टेक्टमी, जिसके अंदर हम वो निकाल देते हैं, गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं। तो ये दो तरह से हो सकती है, एक ओपन होता है यानी पूरा इंसिजन लगा के, और एक इन छोटे छोटे पोर्ट्स के जरिए होती है। तीन पोर्ट्स बनाए, एक के जरिए कैमरा डाला, दो के जरिए इंस्ट्रूमेंट्स डाले, और उनके जरिए जो है वो हम गॉल ब्लैडर निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत छोटे पोर्ट्स बनते हैं। जब छोटे पोर्ट्स बनते हैं तो इंसिजन बहुत छोटा होता है, मरीज को पेन कम होता है, मरीज की जो है वो एस्थेटिक्स खराब नहीं होते, यानी बॉडी के ऊपर इतना बड़ा सा निशान नहीं पड़ता, स्कार मार्क नहीं बनता, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर स्टे कम होता है। तो इसी तरह के लेप्रोस्कोपिक उनके जरिए जो है वो इसको करेक्ट किया जा सकता है, छोटा सा इंसिजन लगा के, और जो भी एबनॉर्मेलिटीज है उनको करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फीटल सर्जरी की जा सकती है। तो स्पाइना बिफिडा, जहाँ पे न्यूरल ट्यूब जो है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर, इसी वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हर्निएट कर रही होती है, बाहर आ रही होती है। तो स्पाइना बिफिडा के अंदर क्या करेंगे, विल मेक अ स्मॉल इंसिजन, पहले एब्डोमेन में लगाएंगे, स्किन हटाएंगे, मसल्स हटाएंगे, देन यूट्रस तक जाएंगे, देन यूट्रस के अंदर या तो इंसिजन लगाएंगे या फिर यूट्रस के, या फिर जो है वो उसके जरिए ओवरऑल जो है वो स्कोप्स के जरिए जो है वो अंदर जाएंगे एंड इसको रिपेयर करेंगे।
तो मैंने बताया कि चूंकि यहाँ की नर्व जो है वो कंट्रोल कर रही होती है लोअर लिम्स को, तो चांसेस ऑफ बीइंग एबल टू वॉक और नॉर्मल ब्लैडर और बाउल फंक्शन जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो नर्व्स हैं वो पूरी लोअर बॉडी को कंट्रोल करती हैं। तो ना सिर्फ लिम्स को बल्कि जो भी अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लैडर हो गया, बाउल हो गया, उसके जो स्फिंक्टर्स होते हैं, जिनका कुछ एक तो वो स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि हमारे इख्तियार में, वो भी कंट्रोल हो रहे होंगे, और जो ऑटोनॉमिक जो कि हमारे इख्तियार में नहीं होते, जो अंदर से कंट्रोल हो रहे थे, उनका मैसेज भी यहीं से आ रहा होता है, इन्हीं नर्व से आ रहा होता है। तो ब्लैडर और बाउल अगर किसी का फंक्शन लॉस हो जाए तो जाहिर है क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छी नहीं होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजिंग। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है कि जिसके अंदर प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिक्लाइन आता है। बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेंथ लूज करते रहते हैं, तो स्ट्रक्चरल लॉस हो रहा होता है। एंड बॉडी का जो भी जिस भी स्ट्रक्चर का जो भी फंक्शन है, जो भी उसकी फिजियोलॉजी है, तो वो फिजियोलॉजिकल लॉस यानी फंक्शनल लॉस जो है वो हो रहा होता है। तो दैट प्रोसेस विच इज अ नेचुरल प्रोसेस, दिस इज नोन एज एजिंग। तो एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, इट इज ग्रेजुअल, बहुत अचानक नहीं होता, लेकिन यह है कि स्लो स्लो होता है। एंड इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी ऐसा नहीं है कि एक बार चेंजेस आ गए तो उनको आप रिवर्स कर सकते हैं। इस तरह ग्रोथ होती है जो कि रिवर्सिबल होती है। वंस यू ग्रो अप तो आप दोबारा से वापस उसी लेवल के ऊपर नहीं जा सकते। तो बिल्कुल इसी तरह एजिंग जो है वो ग्रोथ का ही एक पार्ट है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि ग्रेजुअली होता है, एंड इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। तो डिक्लाइन आ रहा है फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज के अंदर, और प्रोग्रेसिव डेटीरियोरेशन हो रही है फंक्शंस की, जो कि इवेंचुअली इट विल लीड टू डेथ। जिस तरह हमारे पास डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो रही थी, बिल्कुल इसी तरह जो एजिंग का प्रोसेस है वो भी इन्फ्लुएंस होता है फैक्टर्स से, जिसमें जेनेटिक्स भी आता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आता है, लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड जो भी साथ के कोमॉर्ब्स होते हैं, यानी दूसरी डिजीजेज होती हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर हम खाली एजिंग की बात करें बिना किसी डिजीज के, तो दैट इज नोन एज द प्राइमरी एजिंग, जबकि अगर डिजीजेस शामिल हो जाए उसके अंदर तो वो फिर सेकेंडरी एजिंग कहलाता है। तो डिजीजेस अगर शामिल हो जाती हैं तो वो इसको जो है वो तेज करवा देती हैं, इस प्रोसेस को, प्राइमरी एजिंग के प्रोसेस को तेज करवा देती हैं। तो एजिंग जो है दिस इज रैशनलाइज्ड एज पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, ठीक है। जिस तरह नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, बच्चा जो है वो बड़ा होता है, देन जवान होता है, तो फिर ये बुढ़ापा जो है, ये जो एजिंग का प्रोसेस है, ये इसी नेचुरल साइकिल जो है इसका हिस्सा है। इनएविटेबल प्रोसेस है, लाजमी होकर रहेगा। बॉडी के अंदर ओवर द टाइम बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट होती हैं, जिसमें म्यूटेशंस है, सेलुलर डैमेज है, मेटाबॉलिक चेंजेस है, जो कि आपकी बॉडी के फंक्शन को और स्ट्रक्चर को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्लाइन की तरफ लेके जाता है। फिजिकल चीजों के अंदर डिक्लाइन क्या आता है, आपका डिक्रीज मसल मास होता है। जैसे जैसे एजिंग होती है, मसल जो है वो उनका मास कम होता जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है तो फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाते हैं, मसल मास डिक्रीज होता है तो वीकनेस हो जाती है, आप उतना फिजिकल वर्क नहीं कर पाते जितना आप जो है वो जवानी में कर सकते हैं। सेंसरी फंक्शन लॉस होता है, आपकी विजन जो है वो मुतासिर होती है, आपकी हियरिंग जो है वो मुतासिर होती है। इम्यून फंक्शन लॉस होता है, जिसकी वजह से रिपीटेडली आपको इन्फेक्शन होते हैं। जिस तरह एक बच्चे के अंदर छोटे मोटे इन्फेक्शन जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हम मुतासिर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह एल्डरली के अंदर जो है वो भी बहुत सारे बहुत छोटे छोटे जो इन्फेक्शन होते हैं, दे कैन बी डेलेटीरियस बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। देन देयर आर सर्टेन क्रॉनिक डिजीजेस जो कि हमें एजिंग के साथ देखने को मिलती है। कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, हार्ट रिलेटेड, इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, और कुछ वैस्कुलर रिलेटेड है, हाइपरटेंशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, डायबिटीज है, एंड कैंसर्स जो है उनके चांसेस भी, बिकॉज मैंने बताया कि जैसे जैसे एजिंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर सेलुलर डैमेज होता है, म्यूटेशंस होती हैं जो कि एक्यूमुलेट होती है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास डीएनए की रिपेयर करने का एक मैकेनिज्म होता है, बट इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता वो डीएनए का जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो खराब होता जाता है। जब वो मैकेनिज्म जो है वो खराब हो जाएगा तो डीएनए के अंदर जो भी म्यूटेशंस है वो एक्यूमुलेट होने लगेंगी। अब एक सेल है कि जिसके अंदर कोई इक्का दुक्का म्यूटेशन कभी आ जाती थी, इसके अंदर 100 हजार म्यूटेशन अगर जमा हो जाएंगी तो वो सेल अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकेगा, जो भी उसके हिस्से का काम है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन बनाने का काम है, अगर इंसुलिन बनाने वाले सेल्स में म्यूटेशन एक्यूमुलेट हो जाएंगी, बिकॉज जो मशीनरी थी जिसका काम प्रूफ रीडिंग था, जिसका काम जो है वो डीएनए के जो भी म्यूटेशन थी उनको रिपेयर करना था, अगर वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकेंगी तो उस डीएनए से बनने वाली प्रोटीन या तो खराब होगी, जो कि फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर सकेगी, या फिर प्रोटीन बनेगी ही नहीं। तो देयर आर सर्टेन इंट्रिंसिक फैक्टर्स जिन्हें हम जेनेटिक फैक्टर्स कहते हैं, देयर आर सम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, जो कि एजिंग के प्रोसेस की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे।
अच्छा, एक थ्योरी जो है वो ये है कि हमारे पास डीएनए के क्रोमोसोम के एंड्स जो होते हैं वहां पे कुछ एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसे डीएनए कैप कहते हैं या फिर जैसे टीलोमेयर का नाम देता है। तो देखा ये गया है कि ये जो टीलोमेयर्स हैं इनकी एक लेंथ है, ठीक है, ये इनकी एक लेंथ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे खाली टीलोमेयर बनाऊं, ठीक है, ये क्रोमोसोम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इसका एंड है, ठीक है, दिस इज योर टीलोमेयर, दिस इज एक्स्ट्रा डीएनए। ये किसी जीन के लिए इनकोड नहीं कर रहा, दिस इज द एक्स्ट्रा डीएनए जो कि सिर्फ इसलिए रखा गया है क्रोमोसोम के एंड के ऊपर ताकि जब भी डिवीजन होती हैं तो इस टीलोमेयर का कुछ पार्ट जो है वो इस डिवीजन के दौरान लॉस हो जाता है। तो लॉस होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है कि टीलोमेयर कंप्लीटली खत्म हो जाता है और अब अगर डिवीजन होगी तो आपका जो जो वैल्यूएबल डीएनए है वो लॉस होने लगेगा। तो टीलोमेयर दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरी और देखा भी गया है कि हमारे पास अगर आप इन टीलोमेयर्स को किसी तरह से शॉर्ट होने से बचा लें, तो अगर आप इन टीलोमेयर्स को बरकरार रख सकें तो एजिंग के प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। तो दीज आर प्रोटेक्टिव कैप्स जो कि क्रोमोसोम के एंड के ऊपर होते हैं एंड ये शॉर्ट हो जाते हैं हर सेल डिवीजन के बाद। तो लेंथ ऑफ द टीलोमेयर जो है, इस टीलोमेयर की लेंथ जो है दिस हैज बीन एसोसिएटेड विद एजिंग। शॉर्टर टीलोमेयर्स जो है दे कोरिलेट विद एजिंग, यानी जैसे जैसे एजिंग होती है सेल डिवाइड करते हैं तो इन टीलोमेयर्स की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है और एक पॉइंट के ऊपर टीलोमेयर की लेंथ जो है वो इतनी शॉर्ट हो जाती है कि फिर वो सेल जो है उसके अंदर वैल्यूएबल डीएनए लॉस होने लगता है। दूसरा जेनेटिक फैक्टर जो है मैंने बताया कि डीएनए की रिपेयर मशीनरी जो है, अगर डीएनए के अंदर जब भी डीएनए के अंदर कोई रेप्लिकेशन होती है यानी एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं या फिर वैसे भी अगर सेल अपना रेगुलर फंक्शन कर रहा है तो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से लाइक रेडिएशंस हो गए, इसके अलावा कुछ केमिकल्स हो गए उनकी वजह से या फिर ऑक्सीडेश फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जो होते हैं सेल के अंदर जो ऑक्सीजन रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी वजह से डीएनए के अंदर जब भी कोई डैमेज आता है तो एक मशीनरी मौजूद है जो कि उसको रिपेयर करती है। अगर वो मशीनरी अपना काम ना कर सके, फॉर एग्जांपल उस मशीनरी में जाहिर है कोई ना कोई प्रोटीन्स होंगी, कुछ ना कुछ एंजाइम्स होंगे और वो प्रोटीन और एंजाइम किसी ना किसी डीएनए से बन रहे होंगे। तो उस डीएनए के अंदर जो रिपेयर मशीनरी बना रहा है उसके अंदर कोई मसला आ जाए या फिर जो प्रोटीन्स हैं वो अगर अपना काम प्रॉपर्ली ना कर सकें तो डीएनए के अंदर म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होने लगेंगे एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इतनी ज्यादा म्यूटेशन एक्यूमुलेट हो जाएंगी कि वो सेल अपना नॉर्मल फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर सकेगा। सो दिस इज द क्रोमोसोम एंड दीज आर द एंड्स, दीज आर द ब्लैक एंड्स व्हिच आर नोन एज द टीलोमेयर्स। और जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है, इस सेल के अंदर इन्होंने दिखाया रेड सेल के अंदर, तो टीलोमेयर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, और हर डिवीजन के साथ एक पॉइंट ऐसा आता है कि टीलोमेयर बिल्कुल खत्म हो जाता है एंड उस पॉइंट के बाद जो है वो आपका रेगुलर डीएनए लॉस होता है तो फिर सेल एपोप्टोसिस का शिकार हो जाता है। सो इन टीलोमेयर्स को बरकरार रखने का काम जो है वो एक एंजाइम का होता है जिसका नाम टीलोमेरेज होता है। लेकिन ये टीलोमेरेज जो है ये एक्टिव होता है उन सेल्स के अंदर, उसके अंदर गैमेट्स के अंदर एक्टिव होता है, कैंसरस सेल्स के अंदर एक्टिव होता है, या आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर अपना काम नहीं करता। तो अगर किसी तरह से हम टीलोमेरेज की एक्टिविटी जो है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर लेकर आ सकें, करवा सकें, तो मे बी हम इन टीलोमेयर्स को शॉर्ट होने से बचा सकेंगे और एजिंग के प्रोसेस को जो है वो स्लो डाउन कर सकेंगे। अदर देन द टीलोमेयर लेंथ और डीएनए रिपेयर जीन, कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि एजिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का सेंटर होता है, एटीपी प्रोडक्शन इसका काम होता है और आपके बहुत सारे काम जो है, बहुत सारे क्या बल्कि मेरे ख्याल में आपकी सेलुलर स्ट्रक्चर जो मेंटेन रहता है और सेलुलर फंक्शंस जो होते हैं वो सारे के सारे जो है उनमें से ज्यादातर जो है वो एटीपी डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल्स अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसी भी तरह का डिसफंक्शन, चाहे वो म्यूटेशंस की वजह से आ रहा हो, चाहे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आ रहा हो, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स की वजह से आ रहा हो, तो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द सेल एंड दैट कैन लीड यू टुवर्ड्स एजिंग। तो ये जो है ना वो फास्ट कर सकता है एजिंग के प्रोसेस को। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, रिपीटेड इन्फ्लेमेशन अगर होती है तो वो बॉडी के स्ट्रक्चर को जो है वो डैमेज करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लंग्स की बात करूं तो लंग्स के अंदर अगर कोई भी ऐसे केमिकल हैं जो लंग्स के नॉर्मल स्ट्रक्चर को जो है वो हार्म कर रहे हैं, जैसे कि इन्फेक्शन है, बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन जब हील होता है तो जब इन्फेक्शन होता है तो एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है, बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स आता है, तो उस के नतीजे में लंग्स का कुछ हिस्सा जो है हो सकता है वो फाइबर से रिप्लेस हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए। तो अगर किसी के अंदर रिपीटेड इन्फेक्शन होता है, जैसे जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर लंग्स डैमेज होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के बाद वो कुछ हिस्सा जो है वो फाइब्रोसिस हो जाता है।
अब वो फाइब्रोसिस वाला हिस्सा जो है वो उतना अच्छा नहीं होता या फिर वो उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह लंग्स का नॉर्मल टिश्यू काम करता है। तो अगर ये इन्फेक्शन रिपीटेडली हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से फाइब्रोसिस का शिकार हो जाएगा और वो फंक्शनल हिस्से से नॉन फंक्शनल हिस्सा हो जाएगा और वो ऑर्गन अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकेगा। तो रिपीटेड इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो हैं ये किसी भी प्रोसेस के नतीजे में अगर पैदा होते हैं तो इनके अंदर बहुत एबिलिटी होती है कि ये डीएनए को जो है वो डैमेज कर सके। तो ऑल दीज फैक्टर्स, दीज आर नोन एज द जेनेटिक फैक्टर्स या इंट्रिंसिक फैक्टर्स, दे कैन डैमेज द डीएनए, they can lead to mutations in the cell, in the DNA, accumulation of mutation in the cell, and इनकी वजह से लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है सेल्स का। एंड देन ऑब्वियसली सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और ऑर्गन बनाते हैं, तो ऑर्गन्स का डिसफंक्शन हो सकता है। दूसरे हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ये बॉडी के आउटसाइड से अफेक्ट करते हैं। इसमें पोल्यूशन आ जाती है। अगेन पोल्यूशन जो है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके लंग्स को मुतासिर करते हैं, हार्ट को मुतासिर करते हैं, ब्लड वेसल्स को मुतासिर करते हैं। तो ये आपके की ऑर्गन्स हैं। लंग्स जो है ऑक्सीजनेशन के लिए, हार्ट जो है वो ब्लड की पंपिंग के लिए, सारे ऑर्गन्स तक जो भी उनकी नीड्स हैं उनको पहुंचाने के लिए, और ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपके रास्ते हैं, वो सड़कें हैं। तो अगर इनमें से कोई भी डैमेज होता है तो इट कैन लीड टू द डैमेज ऑफ मल्टी सिस्टम। हार्ट को, लंग्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर वेसल्स को, तो फिर एक ऑर्गन मुतासिर नहीं होता, फिर मल्टीपल ऑर्गन्स मुतासिर होते हैं। रेडिएशंस कैन डायरेक्टली डैमेज द डीएनए एंड एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। अगेन टॉक्सिन्स के अंदर भी वैरायटी है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है एंड कुछ केमिकल्स हैं जो कि आपके डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर दोनों तरह की डिजीजेस हो सकती है, और मैंने बताया ये दोनों आपके इंजन हैं जो कि बॉडी को चला रहे होते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, डाइट एंड एक्सरसाइज। ठीक है, आपकी डाइट के अंदर क्या चीजें शामिल है, जो हम प्रोसेस फूड लेते हैं या फिर ऐसी फूड लेते हैं कि जिसके अंदर शुगर्स बहुत ज्यादा है या फिर सैचुरेटेड फैट्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो दिस कैन लीड टू हार्मफुल इफेक्ट ऑल ओवर द बॉडी। और इसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन के अंदर मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन बॉडी का नॉर्मल रिस्पांस होता है, बट इट लीड्स टू डैमेज। तो रिपीटेडली अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उससे ऑर्गन का डिसफंक्शन हो सकता है। तो डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए। आटा जो हम खाते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोसेस हुआ हुआ होता है, जो फाइन आटा होता है, तो उसके अंदर से सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो निकाल ली जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी दूसरी खाने पीने की चीजों के अंदर भी है, तो उससे हमें फायदा कम हो रहा होता है बल्कि नुकसान ज्यादा हो रहा होता है। तो प्रोसेस फूड जो है, दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कि रिलेटेड है टुवर्ड्स अर्ली एजिंग, बट क्या करें। So this is the chart जो कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स शो कर रहे हैं। तो इंट्रिंसिक के अंदर टीलोमेयर लेंथ और डीएनए रिपेयर जीन्स है, देन माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, और तीसरा इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। एक्सट्रिंसिक के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पोल्यूशन है, रेडिएशन, एक्सपोजर टू टॉक्सिन है, लाइफस्टाइल में डाइट है, एक्सरसाइज है, स्लीप। स्लीप इज वन ऑफ द थिंग। एक कोई टाइम ड्यूरेशन है कि जिसके बाद अगर आप जाग रहे होते हैं, जो कि हमारा अक्सर रहता है, तो उससे जो है वो ब्रेन डैमेज होने लगता है। ठीक है, तो स्लीप जो है वो आपकी बॉडी को रिचार्ज करता है, तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये एजिंग को स्लो डाउन करता है। एंड सोशल फैक्टर्स, पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिनका होता है, जो लोग गरीब होते हैं, उनकी डाइट के अंदर, उनके लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। स्ट्रेस होता है जो कि आपको एजिंग की तरफ अर्ली लेके जा सकता है ना। मैंने बताया था कि प्राइमरी एजिंग का मतलब है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि ग्रोथ का हिस्सा है, जिसमें आपके जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शन लॉस होता है नेचुरली। इसके अंदर हमें कैसे पता लगता है, जो बाल हैं, सर के बाल हैं या फिर दाढ़ी के बाल हैं, तो वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, थिन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेलानिन प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। स्किन के ऊपर पिगमेंटेड पैचेस आने लगते हैं क्योंकि मेलानिन की डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं रहती, अनइवन हो जाती है। विजन जो है वो स्लोली फेड करने लगती है, विजन भी और हेयरिंग भी, क्योंकि जो नर्व इम्पल्सेस हैं, जो हमारी नर्व्स हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपना जो फंक्शन है वो लॉस कर रही होती है, जिसकी वजह से विजुअल लॉस उसका भी आता है, विजन का भी और हेयरिंग का भी लॉस आता है। जो इनर ईयर है उसका फंक्शन लॉस हो रहा होता है, उसकी वजह से हियरिंग जो है वो डिक्रीज हो जाती है। मसल मास लॉस हो रहा होता है, उसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दूसरा ये कि हमारे जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड है, वो प्रोड्यूस करता है आपके हार्मोन्स, जिसको हम कहते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जो कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से एबिलिटी जो होती है टू अडेप्ट टू स्ट्रेस वो कम हो जाती है। ठीक है, कॉर्टिसोल इज स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से आप की बॉडी जो है वो डिफरेंट इन्फेक्शंस को, डिफरेंट
स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को, स्ट्रेसफुल कंडीशंस को जो है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके अलावा रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं, रिपीटेड इन्फेक्शन कैन लीड टू डैमेज टू द ऑर्गन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यंगर स्किन एंड एजिंग स्किन। ठीक है, ये स्किन चेंजेस है, रिंकलिंग जो होती है। सेकेंडरी एजिंग का मतलब ये है कि एक तो प्राइमरी एजिंग है जो कि नेचुरली हो रही है, सेकेंडरी एजिंग के अंदर ये होगा कि कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ डिजीजेस हैं, या फिर डिसयूज और अब्यूज है बॉडी का, तो वो जो है वो एजिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देंगे। डिजीजेस जो है वो आपके ऑर्गन डैमेज करते हैं। मैंने बताया अगर हार्ट एंड लंग से रिलेटेड कोई मसला है तो लंग्स का काम है बॉडी तक पहुंचाना ऑक्सीजनेशन, तो ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होगी तो दैट कैन लीड टू फास्ट एजिंग। और हार्ट का काम है डिफरेंट ऑर्गन्स तक सारी चीजें पहुंचाना ब्लड के जरिए, तो अगर हार्ट डैमेज होगा या ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे तो दैट कैन आल्सो लीड टू फास्टर एजिंग प्रोसेस। ठीक है, दूसरा डिसयूज के अंदर क्या होता है, जैसे हम मसल्स की बात करें तो मसल्स की स्ट्रेंथ तब बरकरार रहती है, बोन्स की स्ट्रेंथ तब बरकरार रहती है जब आप उन्हें यूज करते हैं। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिसयूज एट्रोफी। मसल्स को अगर आप बहुत वक्त तक इस्तेमाल ना करें तो वो वीक हो जाते हैं, उनका मास भी कम हो जाता है। इसी वजह से जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जब वो बॉडी बिल्डिंग छोड़ देते हैं, जब वो जिम जाना छोड़ देते हैं, तो उनके मसल्स जो है वो वापस उसी कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि मसल्स के ऊपर जब तक स्ट्रेस आता है तब तक वो जो है वो हाइपरट्रोफी होते हैं, उनका साइज इंक्रीज होता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन जब आप उन्हें यूज करना छोड़ देते हैं, इसी वजह से जो पेशेंट्स जो है वो मसलसल बेड रिडन होते हैं, उनके मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। दैट इज वाई उनके अंदर फिजियोथेरेपी जो है वो रेगुलरली करवाई जानी चाहिए। तो मसल्स एंड बोन जो है उनके रेगुलर यूज चाहिए होता है ताकि अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन कर सके। विदाउट एक्सरसाइज जो है वीक हो जाते हैं एंड दे आर मोर प्रोन टू इंजरी। जो लोग भी बॉलिंग करते हैं क्रिकेट के अंदर, उनको ये पता होगा कि अगर उन्होंने बहुत अरसे से बॉलिंग नहीं की और अचानक किसी दिन बॉल पकड़ के शुरू हो जाए तो उनके जो पट्टे हैं वो खिंच सकते हैं। तो इसीलिए पहले आपको वार्म अप करना पड़ता है अपनी बॉडी को थोड़ा सा। उससे पहले अगर आप वार्म अप ना करें तो चांसेस ऑफ इंजरी जो है वो बढ़ जाता है। सब्सटेंस अब्यूज, इसके अंदर स्मोकिंग है, अल्कोहल एंड ड्रग है, तो इट कैन आल्सो लीड टू सेकेंडरी एजिंग बिकॉज ये डैमेज करेगा डिफरेंट ऑर्गन्स को। स्मोकिंग से क्या होता है, अगेन स्किन को भी डैमेज करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी, और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज करता है। ब्लड वेसल डैमेज होंगी तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाएगा और स्ट्रोक का चांस बढ़ जाएगा। ओबेसिटी इज अनदर फैक्टर। जो फैट डिपोजिशन होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करती है, जिसकी वजह से डायबिटीज भी होता है और दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ओबेसिटी से आपकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, आपकी नीज के ऊपर स्ट्रेस आता है, चलने में मसला होता है, नीज जो है वो फिर रिप्लेस करना पड़ जाती है। मेल न्यूट्रिशन में अंडर न्यूट्रिशन भी है। अंडर न्यूट्रिशन होगी तो विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी, ओवर न्यूट्रिशन होगी तो ओबेसिटी होगी। दोनों जो है वो एजिंग के प्रोसेस को पास कर सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगेन अल्ट्रावायलेट लाइट है, इट कैन आल्सो एक्सेलरेट एजिंग, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो डीएनए को डैमेज करेगी। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर जो है दे विल लीड टू इंटरनल फैक्टर एंड ये दोनों मिलके जो है वो एक्सेलरेट करेंगे एजिंग के प्रोसेस को। जो सिस्टम के लेवल के ऊपर एजिंग की वजह से मसला आता है, हार्ट फंक्शन रिड्यूस हो जाता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट का फंक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, ब्लड वेसल्स स्टिफ हो जाती है, तो हाइपरटेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं और ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज कम हो जाता है, तो उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती प्रॉपर, उन तक मेटाबॉलिक जो भी उनकी नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती और जो भी उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होते प्रॉपर, तो आहिस्ता आहिस्ता हर टिश्यू जो है वो मुतासर होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डैमेज होने की वजह से। अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होने की वजह से रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई होती है और ऑक्सीजन मेन एलिमेंट है जो कि एटीपी प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं वो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो भूख कम हो जाती है। जब भूख कम हो जाएगी तो खाना कम हो जाएगा, इंटेक कम हो जाएगा और ऊपर से न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस किडनी फंक्शन होता है, किडनी का काम है आपके जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको बॉडी से निकालना, तो इसका मतलब ये बॉडी के अंदर ही रह जाएंगे। जब ये बॉडी के अंदर रह जाएंगे तो कोई भी चीज एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर होगी तो वो डैमेज करती है, तो इसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इनको होने लगते हैं बिकॉज वीक इम्यूनिटी। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में मसल मास रिड्यूस हो रहा है, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है, फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार फ्रैक्चर होगा फिर वो रिपेयर होगा, फिर बेड रिडन हो जाएंगे, तो उसकी वजह से मतलब एक प्रॉब्लम की वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं। सेलुलर लेवल के ऊपर जो चेंज आ रहा है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डीएनए डैमेज हो रहा है, म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हो रही हैं, टीलोमेयर शॉर्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता,
जिसकी वजह से सेल की जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है, सेनेसेंस हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, रादर देन प्रोड्यूसिंग एफिशिएंटली एटीपी, ज्यादा से ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर। दैट इज वाई हमें एंटीऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल करने का कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को प्रोड्यूस होने से रोकते हैं, तो उससे एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। एंड इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन हॉलमार्क होता है एजिंग का। रिपीटेड इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन जो है वो अपना फंक्शन लूज कर जाता है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ कंडीशन जो कि उनके अंदर हो सकती है। मेरी चार्जिंग जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज के अंदर जो है वो इट्स अ ग्रुप ऑफ कंडीशन जो कि अफेक्ट कर सकता है हार्ट और ब्लड वेसल्स को। ये मेडिकल इंटरवेंशन है। अच्छा, पहले लाइफस्टाइल चेंज आता है, पहले मेडिकेशन नहीं आती, पहले लाइफस्टाइल चेंज आता है, डाइटरी कंट्रोल आता है, एक्सरसाइज, देन मेडिकेशन, देन सर्जिकल प्रोसीजर्स। अल्जाइमर डिजीज है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, ये प्रोग्रेसिवली होती है, इसकी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होती, बट बिहेवियरल थेरेपीज है और लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। देयर आर सम मेडिकेशंस जो कि कुछ सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स हॉलो हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, तो यस मेडिकेशंस हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एंड वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस इन्हें करवाते हैं। आर्थराइटिस इज जॉइंट इन्फ्लेमेशन, तो जॉइंट पहले जो है वो मेडिकेशंस के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर्स, एंड देन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन, मैक्युला जो है वो अंदर आई के अंदर पीछे रेटिना के ऊपर एक पॉइंट होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से मैक्युला जो है वो डिजनरेट होने लगता है, तो आई लॉस, विजन लॉस हो सकता है इससे। तो अगेन कुछ मेडिकेशंस के जरिए और सर्जिकल प्रोसीजर्स के जरिए जो है वो इसकी ट्रीटमेंट होती है। एंड देन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जिसके अंदर जो है वो जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जिसकी वजह से ग्लूकोज का कंट्रोल जो है वो मुतासिर होता है। तो अगेन पहले लाइफस्टाइल चेंजेस, देन मेडिकेशन एंड इंसुलिन थेरेपी। सो दिस इज इट। यहाँ पर ये चैप्टर जो है खत्म होता है। फिलहाल मैं इस को यहीं जो है वो बंद कर रहा हूँ। किसी और वीडियो के अंदर एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे।